नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, कल हमने जो है पल्लव और चालुक्य वंश को देखा था। आज जो है हम लोग अपना अंतिम क्लास, आप ये जानिए कि ये प्राचीन भारत की अंतिम क्लास है और ये चोल साम्राज्य और का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास हम देखेंगे। देखिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम्स में आप जानिए कि चोल शासकों के बारे में, उनका क्रम लगाने के लिए कुछ प्रमुख चोल शासक जैसे राजेंद्र प्रथम हो गया, राजराज प्रथम हो गया, उनकी जो प्रमुख उपलब्धियां रही हैं उनको सीधे सीधे पूछा जाता है। और हम देखते हैं कि अब देखिए, मैंने यहाँ चोल साम्राज्य लिखा है। तो दक्षिण भारत में चोल वंश पहला ऐसा वंश होता है जो एक बहुत बड़े भाग को विजित करता है और उसके बाद जो है आप ये समझिए कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी इन लोगों ने अपने क्षेत्राधिकार को कायम किया। और एक तरह से मान के चलिए कि जो आज कॉलोनीज़ देख रहे हैं, आज तो नहीं कह सकते हैं, एक टाइम में कॉलोनीज के रूप में इन लोगों ने इसको डेवलप किया था। और आज के समय में बहुत सारे तमिल जाति के लोग जो हैं साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे आप देखिए सिंगापुर में हैं, उसके बाद मलेशिया में हैं और इंडोनेशिया में, तो वो उसी समय के गए हुए थे। और एक टाइम था कि साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन था वो हिंदू धर्म के बहुत प्रभाव क्षेत्र में था। और आज भी देखिए कि जो इंडोनेशियन एयरलाइंस है उसका नाम गरुड़ है, तो जो हिंदू धर्म का प्रभाव है आज भी उन लोगों की संस्कृति पे स्थापित है। तो इसी समय बड़े लेवल पे या व्यापक पैमाने पे गया था, क्योंकि राजेंद्र ने बहुत बड़े क्षेत्र को जीता था। तो आइए हम लोग इस महान चोल साम्राज्य को देखते हैं। और स्थापत्य और कला में भी इन लोगों की उपलब्धियाँ आप देखते हैं कि दक्षिण भारत में जितने बड़े मंदिर हम देख रहे हैं, तंजौर जैसे बृहदीश्वर टेम्पल, वो सारी चीज़ें जो है इसी समय बनी हुई थी। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि चोल वंश का जो संस्थापक था वो विजयालय था। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो चोलों का इतिहास है वो संगम एज में भी हमको देखने को मिलता है, लेकिन संगम एज के बाद कहीं ना कहीं ये लोग दब जाते हैं। और जब 8वीं-9वीं शताब्दी में इन लोगों का उद्भव होता है तो देखते हैं कि विजयालय से ही ये शुरू होते हैं। तो ये इस समय संस्थापक विजयालय माना जाता है, किंतु इसका वास्तविक संस्थापक जो देखिए वो राजराज प्रथम को माना जाता है। राजराज प्रथम के बारे में भी आप देखेंगे। और इसका अंतिम शासक जो है वो राजेंद्र तृतीय रहता है, इसको भी आप याद रखिए, राजेंद्र तृतीय को। अब देखिए, जो इनकी राजधानी रहती है वो तंजौर रहती है। वैसे तो इनकी प्रारंभिक राजधानी उदयपुर रहती है और बाद में बदलती रहती है, लेकिन इस समय इनकी राजधानी जो तंजौर रहती है। अब देखिए, विजयालय के बाद जो है, विजयालय इसका पहला शासक रहता है और विजयालय के बाद जो दूसरा शासक आता है वो आदित्य प्रथम आता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इन राजाओं की सीरीज को कि किसके बाद कौन आया, यानी जो इनकी क्रोनोलॉजी है, इसको आप ज़रूर याद रखिए। और बहुत बार जो इन शासकों के बीच के नाम दे दिए जाते हैं और उनकी क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए दी जाती है, जो एग्ज़ाम के टाइम में समझिए बेहद ही टफ हो जाता है, क्योंकि 18-19 राजा हैं, कुल शासकों की संख्या लगभग 18-19 हो जाती है। और कौन कब आया, एक ही नाम के कई लोग हैं, जैसे राजेंद्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे करके हो जाते हैं। तो इसके वजह से क्या है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हो सकता है आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। 1-2 रिवीजन करने के बाद आप करने की स्थिति में होंगे आंसर। तो देखिए, विजयालय के बाद आदित्य प्रथम आता है और आदित्य प्रथम के बाद जो है परांतक प्रथम शासक होता है। अब यहाँ देखिए, जो कुछ शासकों को मैं बता रहा हूँ वहाँ उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी बीच बीच में मैं आपको बताते चलूँगा। तो हम जो देखते हैं कि चोल ग्राम शासन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण सूचना मिलती है उत्तर मेरूर अभिलेख से, जो 919 और 921 के हैं। तो वो उत्तर मेरूर अभिलेख जो है वो इसी परांतक प्रथम का रहता है। ध्यान रखिए कि एक तरह से आप देखिए कि तीसरा शासक परांतक प्रथम है इस समय चोल वंश का, तो इसी का उत्तर मेरूर अभिलेख है और इससे चोल ग्राम शासन पे बहुत सुंदर वर्णन मिलता है और उसका साक्ष्य मिलता है, उसको भी हम आगे देखेंगे। परांतक के उपरांत देखिए गंडरादित्य एक शासक होता है, बहुत सामान्य शासक है, और अरिंजय, ये 2 बीच के शासक आते हैं। आप याद रखिएगा इनको, क्योंकि सीरीज में आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए परांतक द्वितीय शासक बनता है अरिंजय के बाद, और इसी का नाम जो है सुंदर चोल रहता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सुंदर चोल किस शासक को कहा गया है, तो परांतक द्वितीय को कहा गया है। अब परांतक द्वितीय के उपरांत देखिए उत्तम चोल जो है चोल वंश का अगला शासक बनता है। और प्राचीन चोलों के जो स्वर्ण और रजत सिक्के हैं वो इसी के प्राप्त होते हैं, उत्तम चोल के। इसलिए इसको याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है, और जब पूछा जाएगा तो हम लोगों का दिमाग जो है जनरली राजराज पे चला जाता है, लेकिन राजराज से भी पहले जो है उत्तम चोल ने
प्राचीन स्वर्ण और रजत सिक्के जारी किए थे, ये याद रखिएगा। अब देखिए उत्तम चोल के बाद जो है राजराज जो है शासक बनता है, और चोल सत्ता का जो वास्तविक उद्भव होता है वो यही राजराज प्रथम के टाइम से होता है। राजराज का जो वास्तविक नाम है वो रहता है अरिमोली वर्मन। एक अभी मूवी आई थी PS1, अगर आप जिस किसी ने देखी होगी तो उसमें इसको अरुमोली वर्मन के नाम से ही संबोधित किया जाता है बार बार। जो मेन हीरो रहता है उसका बड़ा भाई जो बना रहता है मूवी में वो अरिमोली वर्मन ही रहता है PS1 में। तो देखिए इसका वास्तविक नाम अरिमोली वर्मन रहता है। इसकी कुछ प्रसिद्ध उपाधि है जिसमें मुम्माडी चोल, उसके बाद राजेंद्र सिंह, नित्य विनोद, और इसे चीनी साहित्य या चीनी स्रोत में लोप्स कहा गया है। और ये सीधे पूछा गया है कि किस चोल शासक को चीनी साहित्य में लोप्स कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा राजराज प्रथम को कहा गया है। अब इसकी कुछ प्रमुख विजयें हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए इसकी पहली और आखिरी विजय के बारे में भी पूछा गया है। तो इसकी जो सबसे पहली विजय है वो केरल पे रहती है, और इसकी सबसे अंतिम विजय मालदीव पे रहती है। यानी मालदीव का क्षेत्र भी जो आज वर्तमान मालदीव देश है उस पर भी चोल शासकों का अधिकार रहता है। और आगे राजेंद्र के समय में आप देखेंगे कि साउथ ईस्ट एशिया के बड़े क्षेत्र पे इन लोगों का अधिकार होता है। इसके बाद देखिए इस एक क्वेश्चन और आता है कि सर्वप्रथम श्रीलंका पर किस चोल शासक ने विजय पाई थी। तो हम लोगों का दिमाग जो है राजेंद्र की तरफ चला जाता है, लेकिन याद रखिएगा कि उत्तरी श्रीलंका पर इसने विजय पाई थी। तो जब अगर केवल श्रीलंका पूछ दिया जाए तो वो हमें राजराज को याद रखना है कि राजराज पहला शासक था जिसने श्रीलंका पर विजय पाई थी। उत्तरी श्रीलंका के क्षेत्र को ये जीतता है। बाद में जो है राजेंद्र द्वितीय आक्रमण करता है और वो समस्त श्रीलंका को विजित कर लेता है। उसके बाद देखिए इसकी कुछ उपलब्धियों के बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम इसने चोल वंश में भूमि की पैमाइश कराई और उस आधार पर जो है करों का निर्धारण किया। उसके बाद नागापट्टिनम में चूड़ामणि विहार एक शासक रहता है वो मार विजय तुंग वर्मन, तो उसने जो है नागापट्टिनम में इससे चूड़ामणि विहार की स्थापना के लिए वो ज़मीन प्राप्त करता है और उसकी अनुमति लेता है। वो शैलेंद्र शासक रहता है मार कुलोतुंग विजय। उसके बाद देखिए दक्षिण भारत में सर्वप्रथम खड़ी मुद्रा यानी मुद्राओं पर राजा का आवक्ष अंकन और उसके बाद बैठे हुए भाग के रूप में जो प्रचलन होता है वो सबसे पहले राजराज प्रथम द्वारा किया जाता है। तो ये इसकी कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ थी। इसके बाद जो अगला शासक होता है देखिए सबसे प्रमुख और सबसे मजबूत शासक चोल वंश का राजेंद्र प्रथम होता है। और इसकी उपाधि देखिए इसकी तो ऐसे बहुत उपाधियाँ और राजराज की भी बहुत उपाधि थी, लेकिन यहाँ मैंने कुछ ही उपाधियों को लिखा है। और राजेंद्र प्रथम की भी जो सबसे प्रमुख उपाधि है वो है पंडित चोल, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, इसको आप याद रखिएगा। और इसे दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। स्मिथ एक इतिहासकार रहे, उन्होंने इसे कहा है। अब इसकी भी पहली विजय देख लीजिए। ये कल्याणी के जो चालुक्य होते हैं उन पे राजेंद्र पहली विजय प्राप्त करता है। और देखिए राजेंद्र ने श्रीलंका पर अटैक करके यहाँ के राजा महेंद्र पंचम को बंदी बना के और ये ले आता है तंजौर, और उसकी यही मृत्यु हो जाती है और फिर श्रीलंका के पूरे भाग पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद राजेंद्र ने पहली बार जो है आप देखिए कि गंगा घाटी का भी अभियान किया है और गंगा घाटी तक ये चला आता है। और यहाँ जो शासक रहता है, पाल शासक महिपाल रहता है, उसे पराजित करके यहाँ से गंगा जल ले जाता है। और यहाँ से गंगा जल जब लेके जाता है तो एक उपाधि धारण करता है गंगई कोंड चोलपुरम की, और इसी नाम की एक शहर की स्थापना करता है और वहाँ एक मंदिर की भी स्थापना करता है। उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। उसके बाद इसकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करें तो चोलगंग तालाब और नहर, ये भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था और चीन में अपना दूत मंडल इसने भेजा था। और ऐसा माना जाता है कि जो ये साउथ ईस्ट एशिया की विजय करता है वो चीन के साथ जो व्यापार चल रहे होते हैं चोलों के, उसको सुरक्षित करने के लिए करता है। तो बहुत सारे एंगल हैं, अभी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, जब कभी हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद देखिए राजेंद्र प्रथम के बाद जो है अगला शासक राजाधिराज प्रथम आता है। और राजाधिराज प्रथम ही वो चोल शासक है जिसकी मृत्यु जो है युद्ध के मैदान में होती है। ये भी देखिए पूछा गया है, कोप्पम के मैदान में लड़ते हुए ये मारा जाता है। और इसकी एक बहुत प्रसिद्ध उपाधि है अनय मेरुर्जिन कहा जाता है, इसको अनय मेरुर्जिन कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि हाथी की पीठ पर मरने वाला व्यक्ति। तो इसको भी आपको याद रखना है कि मैदान में मारा जा रहा है, हाथी के पीठ पर मारा जा रहा है, तो यहाँ उपाधि मिल जाती है। और ये दो चीज़ें। फिर इसके बाद इसका भाई जो है राजेंद्र द्वितीय शासक बनता है। और इसको भी देखिए पूछा गया है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने युद्ध के मैदान में भी अपना राज्याभिषेक किया। तो यहाँ ये
जिस समय राजाधिराज की मृत्यु होती है उसी समय ये मतलब प्रण लेता है और जो शत्रु रहते हैं उन्हें पराजित करके और ये उपाधि धारण करता है और युद्ध के मैदान में ही अपना राज्याभिषेक कराता है जीतने के बाद। फिर देखिए राजेंद्र द्वितीय के बाद जो शासक होता है वो वीर राजेंद्र प्रथम शासक होता है और वीर राजेंद्र प्रथम की उपाधि जो है राज राजेंद्र रहती है। इसको भी कई बार पूछा गया और हम लोग कन्फ्यूजन में राजेंद्र को मारते हैं। उसके बाद वीर राजेंद्र प्रथम के बाद देखिए अधिराजेंद्र एक शासक होता है और ये चोल वंश का, यानी जो चोलों की ब्रांच चल रही है, मेन शाखा चल रही है, उसका ये अंतिम शासक होता है अधिराजेंद्र। और ये जो विजयालय वंश का अंतिम शासक है, विजयालय को मैंने आपको भी बताया कि नहीं संस्थापक था, तो इस सीरीज का मतलब विजयालय की परंपरा का ये अंतिम शासक होता है। और इसकी हत्या करके एक वेंगी चालुक्यों का राजकुमार रहता है कुलोतुंग प्रथम, ये चोल वंश का शासक बन जाता है और यहाँ से जो है चोलों की दूसरी शाखा शुरू होती है। लेकिन इनको भी हम चोल वंश में ही पढ़ेंगे, लेकिन हमें याद रखना है कि अंतिम शासक अगर पूछा जाए तो अधिराजेंद्र होगा और कुलोतिंग प्रथम जब आ जाएगा तो देखिए ये वेंगी का चालुक्य राजकुमार रहता है और ये फिर चोल सत्ता पे काबिज होता है और उसके बाद इसकी सीरीज चालू होती है। फिर देखिए इसकी एक उपाधि रहती है शुंगमति विर्थ, जिसका अर्थ होता है करों को हटाने वाला। तो इसको आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और इसके समय जो श्रीलंका का शासक रहता है विजय बाहु, वह स्वतंत्र हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी जो है कुलोतुंग प्रथम उससे युद्ध करना करके अपनी बेटी की शादी कर देता है और उससे अपने संबंध को ठीक कर लेता है। उसके बाद इसी के समय देखिए कलिंग पर 2 बार आक्रमण की सूचना मिलती है। अब कुलोतुंग प्रथम ने भी भूमि की पैमाइश कराई, हमने देखा था कि यहाँ राजराज ने कराई थी, उसके बाद ये भी कराता है। और 1077 ईस्वी में 72 व्यापारियों के दल को ये चीन भेजता है। ये भी देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया कि किस शासक ने 72 व्यापारिक दल को चीन भेजा था, तो ये अभी आपको याद रखना है। और हम देखते हैं कि इसका एक समकालीन शासक रहता है उत्तर में गोविंद चंद्र गाहड़वाल, हम लोगों ने पढ़ा था। तो कुलोतुंग प्रथम के संबंध गोविंद चंद्र गाहड़वाल से भी बहुत प्रगाढ़ रहते हैं और गोविंद चंद्र गाहड़वाल के प्रभाव में चोल राज्य में सूर्य पूजा का बहुत विधान होता है, जबकि गाहड़वालों के यहाँ सूर्य की पूजा हो रही थी, तो उसके प्रभाव में यहाँ भी सूर्य पूजा होती। अब इसके बाद देखिए जितने शेष शासक हैं मैंने क्रम से लिख दिए, आप इनको याद रखिएगा। कुलोतुंग प्रथम के बाद विक्रम चोल शासक होता है, उसके बाद कुलोतुंग द्वितीय शासक, फिर राजराज द्वितीय, राजाधिराज द्वितीय, कुलोतुंग तृतीय, राजराज तृतीय और राजेंद्र तृतीय अंतिम शासक। अगर चोल वंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि राजेंद्र तृतीय आप कहेंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि विजयालय वंश का जो अंतिम शासक है तो वो अधिराजेंद्र हो जाएगा, या विजयालय की परंपरा का अंतिम शासक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए चोलों का जो ग्राम शासन है, मैंने कहा कि बहुत प्रसिद्ध है और मेंस में इससे बहुत प्रश्न बनता है और प्रीलिम्स में भी प्रश्न बनते हैं। तो प्रीलिम्स में बनता है जो, उसको मैंने यहाँ पे लिया है। देखिए 2 तरह की सभा होती थी, उर और सभा, मतलब 2 तरह की ग्राम शासन की जो इकाई होती थी वो 2 होती थी। वैसे एक तीसरी भी है नगरम, वो नगर प्रशासन से संबंधित थी, लेकिन अगर ग्राम शासन की बात की जाए तो उर और सभा 2 तरह के सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। तो जो उर होती है वो आम लोगों की सभा होती है और जो सभा थी ये जो है ब्राह्मणों की पंचायत थी एक तरह से समझिए। और जो उर की कार्यकारिणी थी उसको अलंगुणम कहते थे। ये भी एग्जाम में पूछा गया और इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, वहाँ फंस जाते हैं हम लोग। और ग्राम शासन से देखिए कुछ प्रमुख संबंधित समितियाँ रहती हैं जिनके द्वारा ग्राम शासन अपना कार्य संचालन करते हैं। आज भी हम देखते हैं कि पंचायत में समितियों का प्रावधान है और ग्राम पंचायत समितियों के माध्यम से ही कार्य करती है। ये अलग बात है कि नहीं, यहाँ लोगों को गांव में इतनी अवेयरनेस नहीं है और जो पंचायतें हैं, पंचायत का जो प्रधान होता है वो ठेकेदार बना बैठा है और काम कर रहे हैं, ये अलग मुद्दा है। लेकिन आज भी पेपर वर्क जो होगा वो बिना पंचायत समिति के पेपर वर्क नहीं हो सकता। तो उस तरह की समितियाँ देखिए इस समय जो है हम चोल ग्राम शासन में भी देखते हैं। तो कुछ समितियों के प्रकार और उनके कार्य क्या थे इनको देख लीजिए, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। तो देखिए एक समिति है उदासीन वारियम, इसका काम रहता है विदेशियों और सन्यासियों की देखभाल करना। उसके बाद दूसरी समिति है तोट्टवारियम, ये उद्यान की देखरेख का काम करती है। तीसरी समिति है पुण्यवारियम, ये स्वर्ण समिति थी, यानी जो सोने का लेन देन या व्यापार होता रहा होगा उसके ऊपर निगरानी रखती थी। फिर है चौथी समिति एरीवारियम, ये तालाब का प्रबंधन करती थी। हम जानते हैं कि आज भी साउथ इंडिया और विशेषकर तमिलनाडु में जब आप जाएंगे तो सिंचाई और पीने के पानी का बहुत बड़ा स्रोत है, ये बहुत समय तक अभी भी सिंचाई का बहुत बड़ा स्रोत है तमिलनाडु में तालाब।
तो देखिए तालाब की भूमिका उस समय भी थी। अब इनके कला स्थापत्य को देख लेते हैं चोल वंश के। तो चोल वंश के कला स्थापत्य को देखिए, जो इनका स्थापत्य है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। तो प्रथम चरण के जो मंदिर हैं उसमें मुख्य रूप से चोलेश्वर मंदिर और नागेश्वर मंदिर देखने को मिलते हैं। द्वितीय चरण में हम देखते हैं कोरंगनाथ मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर, जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है। और ये दूसरा चरण ही है, वो चोल कला का उत्कर्ष देख सकते हैं आप स्थापत्य में। तो जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर देखते हैं आप, बहुत विशाल मंदिर है। आप देखेंगे कई बार हिस्ट्री चैनल वालों ने भी इनके बारे में लिख रखा है। तो यहाँ आपको बस एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है, मुझे लगता है बहुत कन्फ्यूजन होता है कि अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए बृहदेश्वर मंदिर और तंजौर पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि इसका निर्माण राजराज ने कराया था। और अगर बृहदेश्वर मंदिर गंगई कुंड चोलपुरम पूछ दिया जाए तो इसको ध्यान रखना है कि इसका निर्माण राजेंद्र प्रथम ने कराया था। तो कई बार क्या होता है कि छोटा सा वो लिख देंगे तंजौर और बृहदेश्वर, उसको ध्यान रखना और उससे जो है शासक बदल जाए। फिर जो तीसरा चरण है इसका, इसमें जो है ऐरावतेश्वर और कंपहरेश्वर मंदिर जो है वो प्रसिद्ध है। और देखिए मूर्तिकला भी इस समय बहुत उत्कृष्ट रहती है। और हम देखते हैं जो नटराज की प्रतिमा भगवान शिव को दिखाया गया है अपस्मार के ऊपर वो नृत्य करते हुए, वो इसी चोल काल की थी और वो कांस्य की बनी हुई प्रतिमा थी। तो मुझे लगता है कि चोल साम्राज्य आज समाप्त हो गया और इस हिसाब से जो हमारा प्राचीन इतिहास का सेक्शन चल रहा था या प्राचीन भारत का, वो आज यहाँ समाप्त होता है। अब कल से जो है हम लोग मध्यकाल शुरू करेंगे और मध्यकाल को पूरा करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।